गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की फोर्थ क्लास है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन देखेंगे। तो पहले हम थ्योरी में देखते हैं आज ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो अकाउंटिंग का होता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस एंड ऑफ द ईयर। तो देखो क्या लिखा, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज टू बी डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, है ना। फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है इसको डिटरमाइन करना ही इसका ऑब्जेक्ट होता है। द ओनर ऑफ द बिजनेस कैन नो वेदर हिज बिजनेस इज रनिंग इज इन प्रॉफिट और लॉस। मतलब जो बिजनेसमैन ऑनर जो है वो ये देखना चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो किस में, प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में। द रीजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड आउट। और यदि प्रॉफिट या लॉस जो भी है, तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके रीजन क्या है उसको ट्रेस करना भी इसका ऑब्जेक्ट होता है। फिर सेकेंड इसका ऑब्जेक्ट है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। भाई फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स हम ऐसा सिंपल से एग्जांपल में समझे कि जैसे हम किसी व्यक्ति के घर में जाते हैं तो उसके घर में यदि एसी लगा है, कार खड़ी हुई घर में, टाल से अच्छी सुपर, बेडरूम में उनके पलंग रखे हुए अच्छी सुपर, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती है, अच्छी। और यदि मान लेते हैं उस व्यक्ति के घर में खपरे का मकान है, ऊपर खपरे लगे हुए हैं और लिपाई पोताई हुई है घर में, है ना, और साइकिल खड़ी हुई है बाहर, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी कहलानी, खराब। तो हम किसी के घर को देख के हम बता सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी, लेकिन बिजनेस को देख के नहीं बता सकते। बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो उसका बैलेंस शीट बताती है, ठीक है, जिसमें बिजनेस की असेट और लायबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस असेट एंड लायबिलिटीज। अकाउंटिंग जो है बिजनेस की इंफॉर्मेशन असेट और लायबिलिटीज की प्रोवाइड करता है। द इंफॉर्मेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। और जो असेट और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन होती है वो किस नाम से जानी जाती है, बैलेंस शीट के। द इन्वेस्टर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सप्लायर्स ऑफ क्रेडिटर्स, है ना, क्रेडिट प्रोवाइड लोन बाय एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द बैलेंस शीट। जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक होते हैं, और जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, सप्लायर होते हैं जो कि आपकी क्रेडिट सप्लाई करते हैं, वो आपकी बैलेंस शीट को एग्जामाइन करके, मतलब उसको देख कर ही आपको क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी या लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बताते हैं अपन, ठीक। फिर थर्ड क्या है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और ऑब्जेक्ट होता है, अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स in chronological order and in organized by systematic way by the following accounting rules and principle। तो इसका एक और ऑब्जेक्ट होता है कि बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को, है ना, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिस्टमेटिक मैनर में रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उनको रिकॉर्ड करना, ठीक है। कौन से ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना है, इसका ऑब्जेक्ट होता है। फोर्थ देखेंगे, मीटिंग स्टेचुरी रिक्वायरमेंट। जो देखो क्या होता है, जो मीटिंग वगैरह है वो कंपनी से रिलेटेड होती हैं। तो ने बोला है कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड फॉर द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट इज कंपल्सरी एज पर लॉ। तो देखो कंपनी एक्ट 1956 है, कंपनी एक्ट कौन सा लगता है यहाँ पर, 1956, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, लेकिन अमेंडमेंट होकर वो 2013 हो गया है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है 2013 में। तो इनके अकॉर्डिंग इनको अपने अकाउंट्स के रजिस्टर मेंटेन करना होते हैं, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो रिक्वायर अ कंपल्सरीली मेंटेन द अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। इनका पर्पस क्या होता है अकाउंट्स का मेंटेन करना, टैक्सेशन। जो गवर्नमेंट बिजनेस पर टैक्स लगाती है वो अकाउंटिंग के थ्रू ही लगाती है, उसमें देखते हैं कि आपका कितनी एसेट, कितने प्रॉफिट लॉस है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाती है, इनकम क्या है। फिफ्थ देखते हैं हम, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा, तो द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा टू बी मैनेजर्स ऑफ द कंसर्न, है ना, मैनेजर्स ऑफ द कंसर्न। गवर्नमेंट जो फाइनेंस बिजनेस के फाइनेंशियल डाटा हैं वो किसको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बिजनेस के मैनेजर्स हैं।
गवर्नमेंट हैं, इन्वेस्टर हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस पर टैक्स लगाते हैं, रिसर्चर्स है ना जो बिजनेस पर रिसर्च करते हैं, और बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द वेरियस डिसीजन मेकिंग। तो बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए इनके फाइनेंशियल डाटा उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके ऑब्जेक्ट, इनको आपको नोट डाउन करना है कॉपी में। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कुछ आज एडजस्टमेंट देखेंगे हम। ठीक है, आज हमें कुछ एडजस्टमेंट देखना है। चलिए, तो देखेंगे हम यहाँ पर एडजस्टमेंट। ठीक है, हम पहले देखते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मतलब हमने किसी व्यक्ति से काम करवा लिया है, मतलब वर्क परफॉर्म बट नॉट पेड टू देम। ठीक है, हमने काम करवा लिया किसी व्यक्ति से बट पेड नहीं किए, है ना, ड्यू बट नॉट पेड, इसको क्या बोलेंगे, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड, हमने किसी व्यक्ति से काम तो करवा लिया लेकिन उसको पेमेंट नहीं किया, इस शॉर्ट में अपने आप को लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको बुक्स में हम बता देंगे लिखने के लिए। और तो यहाँ पर क्या, ड्यू बट नॉट पेड मीन्स हमने किसी व्यक्ति से काम करवा लिया है, मतलब हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय है मान लेते हैं, और उस एम्प्लॉय को हमें 1 जनवरी को पेमेंट करना था। ठीक है, कब करना था पेमेंट, जनवरी को, लेकिन आज तक, आज मान लेते हैं हम 15 जनवरी है, 15 जनवरी तक हमने उसको पेमेंट नहीं किया है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, आउटस्टैंडिंग। काम हो चुका है, डेट भी उसकी निकल चुकी है, लेकिन हमने अभी पेमेंट नहीं किया है, तो वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं एक्चुअल में वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। आपको बताया ना हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग क्या कर रहा है, किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है कि हमें इसको पैसा देना है। ठीक है, तो ये पैसा देना है, लाइबिलिटीज होती हैं। ये क्या होती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या होती हैं, लाइबिलिटीज। तो इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से क्या होगा, आपका जो लाइबिलिटीज है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, प्लस हो जाएगी। और जो कैपिटल है, कैपिटल जो है वो क्या होगी, लेस, क्योंकि एक्सपेंसेस है, आज नहीं तो कल हमें देना होंगे, तो जब भी हम देंगे उससे क्या होगी, आपकी कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज। तो यहाँ पर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट क्या होगा कि लाइबिलिटीज क्या होगी, इंक्रीज, और कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अपोजिट जस्ट, मींस पेड बट नॉट ड्यू। हमने पेड कर दिया है लेकिन अभी उसका हमें सर्विस नहीं मिली, पेड बट नॉट ड्यू, है ना, एडवांस पेड, हम ऐसा बोल देंगे, एडवांस पेड, है ना, किसी एक्सपेंसेस का हमने एडवांस पे कर दिया, हमने सैलरी दे दी मान लेते हैं, सैलरी हमने एडवांस पे कर दी। ठीक है, तो ये एडवांस पेड जो है वो क्या कहलाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस से एडवांस हमने पे की, तो इससे क्या होगा, देख रहा ध्यान से, ये हमारी असेट है, ये क्या होती है, असेट्स, ये असेट्स होते हैं। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो क्या होते हैं, असेट होते हैं। इससे आपके असेट में इंक्रीमेंट होता है, और कैश जो है, क्योंकि हम पेमेंट तो कर ही चुके हैं, तो कैश जो है आपका डिक्रीज होता है। भाई आपने किसी को सैलरी पेमेंट कर दी एडवांस में, तो आपका कैश जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और असेट प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से असेट क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। हम इसको लिखते किस नाम से हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से ही लिखा जाता है, एडवांस जो हम पे करते हैं। ठीक है, और इसको हम किस नाम से लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से ही लिखेंगे। ठीक है, चल थर्ड आपका है अर्न।
अर्न, या फिर अपन इसको एक्रूड बोलते हैं, एक्रूड भी कहते हैं, अर्न और एक्रूड एक ही बात है। मींस इसकी डेट आ चुकी है पर हमें रिसीव नहीं हुआ। अर्न और अनअर्न इनकम से रिलेटेड होते हैं, पे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो जाते हैं, है ना। तो अर्न इनकम या एक्रूड इनकम, इसको हम इनकम लिख देते हैं यहां पर, इनकम, ठीक है। इसकी क्या हो गया है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव मीन्स डेट आ चुकी है बट हमें रिसीव नहीं हुआ है। जैसे आज कितनी डेट है, 1 है मान लेते हैं, है ना। तो 1 अक्टूबर, आज 1 अक्टूबर है, लेकिन आपको रेंट नहीं मिला है, ठीक है। आज की डेट तक रेंट नहीं मिला है, डेट तो निकल चुकी है आज, क्योंकि आज लास्ट होगा है। तो क्या होगा, आज 2 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर को आपको रेंट मिलना था, ठीक है, लेकिन आपको नहीं मिला, 2 अक्टूबर है, तो डेट निकल चुकी है। तो ड्यू बट नॉट ड्यू, ठीक है, ये क्या है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो ये कहलाता है आपका अर्न इनकम या एक्रूड इनकम। ये हमारी असेट होती है, ये क्या होती है, असेट्स। इससे क्या होगा, आपकी असेट इंक्रीज होगी और जो कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। असेट भी इंक्रीज होगी और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। 4th पॉइंट, अनअर्न, अनअर्न या फिर इसको बोलें अनअर्न इनकम, ठीक है, अनअर्न इनकम, इसको बोलते हैं एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव। अब भाई रिसीव हो ही चुका है, देखो ये लायबिलिटीज कहलाती है, क्या कहलाती है, लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज होती है। इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो आपका लायबिलिटीज है, अनअर्न इनकम, वो इंक्रीज होगी, मतलब प्लस हो जाएगी। और कैश जो है, क्योंकि रिसीव हो चुका है, एडवांस में मिल चुका, हमें रिसीव हो चुका है, तो कैश भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो ये 4 एडजस्टमेंट हैं, आपको ये ध्यान रखना है, 4 एडजस्टमेंट। अब आपके क्वेश्चनों में एडजस्टमेंट आएंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, कि इनका क्या यूज होता है। अब हम देखते हैं आज क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। आपको होमवर्क हम बता देते हैं। होमवर्क जो है आपका, तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th, आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको होमवर्क है। अभी आपको हम कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं, 9th। आपने यदि 11th क्वेश्चन कर लिया तो आपसे 9th और 10th बन जाएंगे, यदि ये आपको समझ में आ गया तो, ठीक है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट थी और आपको हमने ये वाली एडजस्टमेंट समझा दी है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द असेट एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट करेंगे अकाउंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो आपको अब थोड़ा सा लर्न हो गया होगा कि कमेंस बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, कैश आएगा और कैपिटल। ये आपको अब सिंपल लगेगा क्योंकि इतने क्वेश्चन में हमने किया हुआ है। दूसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो क्या आएगा यहाँ पर, कैश, ठीक है। और जब भी हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो क्या आता है, स्टॉक। स्टॉक पर इफेक्ट होता है, तो क्या आएगा यहाँ पर, स्टॉक। थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो फिर से यहाँ पर गुड्स परचेज किया है या सेल करेंगे तो क्या आएगा, स्टॉक। और क्रेडिट परचेज किया, तो जिस पर्सन से हम क्रेडिट परचेज करते हैं वो कहलाता है क्रेडिटर्स, वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स। फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहां पर कैश आएगा और स्टॉक, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस भी होगा तो उससे कैपिटल इफेक्टेड होगी, प्रॉफिट है यहां पर तो कैपिटल भी आएगी, तो अभी अपन बाद में देखेंगे जब उसको सॉल्व करेंगे। फिफ्थ, पेड रेंट, तो हम रेंट पेड करने के लिए क्या देते हैं, कैश, और रेंट एक्सपेंसेस है तो क्या आएगा आपका, कैपिटल।
इफेक्ट होगी। यहाँ पर दो चीजें इफेक्ट होंगी, कैश और कैपिटल। 6 रेंट आउटस्टैंडिंग, देखो आ गया ना। तो यहां पर क्या आएगा, अब ये ध्यान रखना है। तो यहां पर आ जाएगा एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट एंड कैपिटल, ठीक है, दो चीजें अफेक्टेड होंगी। आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा, ये लायबिलिटीज है, और कैपिटल ये भी लायबिलिटीज है। परचेज प्लांट ऑन क्रेडिट, हमने प्लांट परचेज किया है क्रेडिट में, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, एक तो प्लांट आ जाएगा, आपका असेट है, और क्रेडिटर्स आएगा। एट परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए परचेज किया, तो एक तो आएगा आपका कैश, ठीक है, और ड्राइंग्स, इससे क्या होगी, कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल लिख देंगे हम, क्योंकि ड्राइंग से पर्सनल यूज के लिए है। फिर 9th परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, एक आएगा आपका कैश और एक आएगा बिल्डिंग। इतने अकाउंट है। तो नेक्स्ट पेज पे हमें यहां पर पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। अब क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, आपको ध्यान देना है। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, assets equal to capital plus liabilities। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम क्या क्या है। कैश है आपका पहला, असेट में क्या आ जाएगा, कैश प्लस ये कैश हो गया आपका। स्टॉक, यहाँ पर हम स्टॉक लिखेंगे, प्लस स्टॉक के बाद क्या आएगा, असेट में। देखो ये कैश आपका असेट है, स्टॉक हो गया, ये भी स्टॉक हो चुका है। यहाँ पर कैश और स्टॉक दोनों हो गए, कैश हो गया है। अभी सिर्फ हम लायबिलिटीज लिख रहे हैं, सॉरी असेट लिख रहे हैं। प्लांट, फिर क्या आएगा यहाँ पर, प्लांट, प्लांट 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 के बाद क्या आएगा आपका, बिल्डिंग, बिल्डिंग इक्वल टू कैपिटल, ठीक है, क्रेडिटर्स प्लस क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग को, और ये रेंट। ठीक, ये आपके असेट और लायबिलिटीज हैं, ये पर्टिकुलर यहाँ पर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट कितने से हमने बिजनेस स्टार्ट किया देखते हैं। 50,000 कैश, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैश में 50,000। बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कितना आ गया, कैश 50,000। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल में कितना लिखेंगे हम, 50,000। अभी यहाँ पर लाइन से इसको बंद नहीं करना, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ से अभी फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद ही लाइन खींच के बंद कर रहे हैं, रॉन्ग है। क्या करना पड़ेगा, अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कुछ हुआ ही नहीं, उसको हम न्यू इक्वेशन कहेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ट्रांजेक्शन, आपके पास कैश आ गया बिजनेस में और कैपिटल। अब हम इस 50,000 से जो कुछ भी है वो करते हैं। तो देखें क्या करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश परचेज, $50,000 में से हमने 20,000 का गुड्स परचेज कर लिया है, कैश में परचेज किया, तो हम कैश में से माइनस करेंगे 20,000 और स्टॉक में हम प्लस कर देंगे 20,000। स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज, कैश क्या होगा, डिक्रीज।
अब इसको अपन पूरा लाइन यहाँ तक बंद करेंगे। तो कैश आपका कितना है 30 बचा, 30,000। स्टॉक कितना आ गया आपका 20,000। प्लांट कितना है आपका 0। बिल्डिंग क्या है 0। कैपिटल कितना है आपका 50,000। और क्रेडिटर्स क्या है आपके 0। आउटस्टैंडिंग रेंट भी क्या है 0। इसको हम क्या बोलेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000। क्रेडिट परचेज किया अपन ने, यहां लिखेंगे क्रेडिट परचेज। $30,000 गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक क्या होगा इंक्रीज, हम स्टॉक में प्लस कर देंगे 30,000। क्रेडिट परचेज किया है तो हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, मतलब क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे हम क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं वो कहलाता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में हम प्लस कर देंगे 30,000, है ना। तो असेट में आपका स्टॉक इंक्रीज होगा, लायबिलिटीज में आपकी क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। तो कैश कितना आ गया आपका 30,000। स्टॉक कितना हो गया आपका 50,000। आपका प्लांट क्या है अभी 0। बिल्डिंग क्या है 0। कैपिटल कितना है 50,000। और क्रेडिटर्स कितना है 30,000। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 0। ये आपका न्यू इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया न्यू इक्वेशन। फोर्थ पॉइंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग 30,000 और 40,000 में हमने सेल किया है। तो यहां पर ध्यान देंगे अब थोड़ा सा, कैश सेल, कैश सेल। भाई हमने गुड्स सेल किया कैश में, तो पैसा कितना आ रहा है 40,000, तो हम कैश में प्लस करेंगे 40,000। और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो स्टॉक में से हम कॉस्ट माइनस करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो स्टॉक में से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है 40,000 वाले गुड्स की 30,000। भाई 30,000 का गुड्स आपने 40,000 में सेल कर दिया है, तो हमें प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ 10,000। तो कैपिटल में हम प्लस करेंगे कितना 10,000, प्रॉफिट हो गया आपका, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। यहां पर कितना आएगा आपका 70,000 कैश। स्टॉक कितना बचेगा 20,000। प्लांट क्या है 0। बिल्डिंग क्या है 0। और यहां पर कितना आ जाएगा कैपिटल 60,000 इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट से इंक्रीज होती है कैपिटल। क्रेडिटर्स आपके 30,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है 0। देखो अभी जो आप अकाउंट कर रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, प्लस माइनस है, बस आपको इतना याद रखना है, असेट हो रही लायबिलिटीज है ना। कितना भाई आप गुड्स परचेज करोगे तो पैसा आउटगोइंग है जा रहा है तो माइनस होगा कैश, सेल करोगे तो कैश इनकमिंग है तो उसमें क्या होगा आपका कैश इंक्रीज। ये सिंपल सी बात है। ये क्या बन गया आपका न्यू इक्वेशन। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 5, देखो क्या लिखा है, पेड रेंट 500। हमने रेंट पेड किया, लिख देंगे रेंट पेड, रेंट पेड 500। तो आपका कैश क्या होगा डिक्रीज होगा, और रेंट एक्सपेंसेस है तो कैपिटल क्या होगा डिक्रीज। अच्छा जब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जब हम ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं तो आपको हमसे बोलने के पहले आप ये ट्रांजेक्शन अपने मन में रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब बोल देंगे कि भाई क्या होगा इस ट्रांजेक्शन का, क्या इफेक्ट होगा असेट और लायबिलिटीज में, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आपको करना पड़ेगा ये, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोलना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 70,000 में से हमने 500 माइनस किया तो 69,500। स्टॉक कितना है 20,000। प्लांट क्या है अभी 0। बिल्डिंग भी क्या है आपका 0। कैपिटल कितनी बचेगी, फिर 500 माइनस करेंगे 60,000 में से, तो यहाँ पर कितना आएगा 59,500 आपकी कैपिटल। और क्रेडिटर्स आपके कितने 30,000। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 0। ये आपका न्यू इक्वेशन।
अब अगला ट्रांजैक्शन हम नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं बचा हुआ है, तो हम अगले पेज पर लिखेंगे 6 नंबर का। तो पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच दें। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा है? 6 ट्रांजैक्शन। देखो क्या लिखा 6 ट्रांजैक्शन में, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपीज। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपीज है, इससे इफेक्ट क्या होगा कि आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, आपको पैसा पे करना है, तो हम आउटस्टैंडिंग रेंट में क्या करेंगे? प्लस। ये है आउटस्टैंडिंग रेंट, हम यहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इसमें यहाँ पर हम प्लस कितना करेंगे? 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट पे। ठीक है, और एक्सपेंसेस है, आज नहीं तो कल कैपिटल में से हमें पे करना है, तो एक्सपेंसेस से क्या होती है? आपकी कैपिटल डिक्रीज होती, तो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे 100 रुपीज। ठीक, इसको हम बंद करेंगे। देखो यहां पर हम लिखेंगे कैश, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है। कितना है आपका? 69,500। तो यहां लिख देंगे हम 69,500। फिर स्टॉक, स्टॉक कितना है आपका? 20,000, लास्ट वाले है ना, 20,000 स्टॉक है आपका। प्लस फिर क्या है आपका? प्लांट 0, प्लस बिल्डिंग भी क्या है आपका? 0, इक्वल कैपिटल कितनी आएगी आपकी? 100 रुपीज माइनस करना। देखो 59,500 में से हम 100 रुपीज माइनस करेंगे, तो 59,400 बचेगा। प्लस आउट क्रेडिटर्स कितना है आपका? देखेंगे 30,000, तो हम यहां लिख देंगे 30,000। 30,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आ जाएगा आपका? 100 रुपीज। ये हो गया आपका, ये न्यू क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 7, थोड़े से बड़े होते हैं क्वेश्चन। परचेज्ड प्लांट ऑन क्रेडिट 5,000, क्रेडिट परचेज किया हमने प्लांट, तो यहां पर देखना क्या लिखेंगे हम? क्रेडिट प्लांट परचेज। तो इफेक्ट देखेंगे क्या होगा? प्लांट में प्लस करेंगे, हमारी असेट इंक्रीज हो जाएगी 5,000 से, असेट क्या होगी? इंक्रीज। और क्रेडिट परचेज किया तो हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे, तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स में हम प्लस कर देंगे 5,000। असेट इंक्रीज होगी और क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, मतलब प्लांट में प्लस होगा और क्रेडिटर्स में। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 69,500, यहां पर 20,000, यहाँ 5,000, यहाँ पर आपका बिल्डिंग 0 है, कैपिटल 59,400, यहाँ पर 35,000 क्रेडिटर्स, और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 100 रुपीज। यह न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट 8.8 में क्या लिखा हुआ है? परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज, है ना, 5,000। तो यहाँ पर देखो पर्सनल यूज के लिए हमने टाइपराइटर परचेज किया है, तो ये ड्राइंग्स है। क्या है? ड्राइंग्स। यहाँ पर टाइपराइटर नहीं लिखेंगे, असेट है, लेकिन वो बिजनेस की नहीं, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए परचेज किया। यदि बिजनेस के लिए हम परचेज करते टाइपराइटर, तो यहाँ पर असेट साइड हम टाइपराइटर भी लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका कैश डिक्रीज होगा 5,000 से, क्योंकि कैश जा रहा है, और ड्राइंग से तो कैपिटल भी क्या होगी? डिक्रीज होगी 5,000 से। ये आपका 64,500 कैश, स्टॉक आपका 20,000, प्लांट आपका 5,000, बिल्डिंग 0, कैपिटल 54,400, क्रेडिटर्स कितने हैं? 35,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 100 रुपीज। ये आपका न्यू इक्वेशन।
9th पॉइंट लास्ट, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग परचेज 20,000। तो आपका जो कैश है वो डिक्रीज होगा 20,000 से, और बिल्डिंग क्या हो जाएगी, असेट है तो उसमें हम प्लस करेंगे 20,000, इंक्रीज हो गए। यहाँ कितना बचेगा आपका कैश, 44,500, 20,000 माइनस करेंगे। स्टॉक कितना है 20,000, ये कितना है आपका 5,000, प्लांट और बिल्डिंग कितना आ गया आपका 20,000, इक्वल कैपिटल 54,400, क्रेडिटर्स 35,000 और आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपीज। ये है आपका लास्ट इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहां पर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करके हमें भेजेंगे, आपका ये भी होमवर्क है, ठीक है। बैलेंस शीट आपको बनाना है, ठीक। तो ये बैलेंस शीट आपके लिए होमवर्क है, आप बनाएंगे, इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाना है। और आपको हमने एग्जाम एक्सरसाइज का 9th और 10th क्वेश्चन जो दिए हैं जिसमें एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड से रिलेटेड, जो अभी हमने आपको समझाई हुई, तो ये क्वेश्चन आपको हमें करके आज ही भेजना है, ठीक है। क्लास खत्म होने के 2 घंटे के अंदर आप ये करके भेजेंगे। वैसे तो आपको तुरंत भेजना चाहिए, है ना, लेकिन आपको हम इतना समय देंगे कि आप कर पाएँ। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे।